फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट का अपने लास्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। आज अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अपने क्या देखे थे, कॉस्ट का डेफिनेशन क्या था। कॉस्ट मतलब क्या होता है, एक्सपेंसेस, गुड्स के प्रोडक्शन के पीछे जो भी अपना खर्चा लग रहा है उसी को अपने कॉस्ट बोलते हैं। ये सब चीज अपने ऑलरेडी देख चुके हैं। एक बार डेफिनेशन बोलो, क्या लिखा हुआ था। द टर्म कॉस्ट जनरली मीन्स द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन और एट्रीब्यूटेबल टू अ गिवन थिंग। कोई भी प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं उसके पीछे कुछ खर्चा लगता है, कुछ एक्सपेंडिचर हो रहा है, वही मेरा कॉस्ट है ना। ठीक है, ये चीज अपने देख लिए थे। फिर अपने क्या देखे थे, टू द प्रोड्यूसर कॉस्ट में मींस द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन आर्टिकल। प्रोड्यूसर के लिए कॉस्ट का मतलब कुछ और होता है और कंज्यूमर के लिए कॉस्ट का मतलब कुछ और होता है। प्रोड्यूसर के लिए कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि भाई हम लोग एक आर्टिकल को बना रहे हैं तो उसको बनाने का कितना खर्चा लग रहा है, वो उसके लिए उसका कॉस्ट हो गया। लेकिन कंज्यूमर के लिए, जो उसको कंज्यूम कर रहा है, उसके लिए कॉस्ट क्या हो गया, जितना पैसा हम लोग उसको दे रहे हैं खरीदने के लिए, राइट। तो वही लिखा हुआ है, वेयर एज फॉर द कंज्यूमर कॉस्ट मीन्स द प्राइस which he pays for the article। ठीक है। अच्छा, मनी स्पेंड ऑन मटेरियल्स इज कॉल्ड द कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स को खरीदने के लिए जितना भी खर्चा अपना लग रहा है वो मेरा कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स हो गया। वेयर एज द मनी स्पेंट ऑन लेबर इज नोन एज द कॉस्ट ऑफ लेबर। के भी जो भी खर्चा हो रहा है, मतलब लोग जो वेजेस वगैरह जो भी दे रहे हैं, सैलरीज वेजेस जो भी दे रहे हैं, वो मेरा हो गया कॉस्ट ऑफ लेबर। ठीक है, ये अपने देख लिए थे। एलिमेंट्स भी हम लोग पढ़े थे, दो ही तुम लोग के सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल एक बार ऊपर से हम लोग देखे थे। मटेरियल मतलब क्या होता है, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल से क्या करते हैं अपने, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो वो एक सब्सटेंस हो गया फ्रॉम विच अ प्रोडक्ट इज मेड, दैट इज नोन एज मटेरियल। लेबर मतलब क्या हो गया, वर्कर्स लोग, स्टाफ लोग जो अपने लिए एक्चुअल में काम कर रहे हैं ना, उन लोग अपना ह्यूमन एफर्ट्स पुट इन कर रहे हैं और रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में हम लोगों को हेल्प कर रहे हैं। एक्सपेंसेस, हाँ, दो तरीके का होता है, एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और ओवरहेड्स मतलब क्या था, सारा इनडायरेक्ट चीज, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को मिला के जो चीज है वो मेरा क्या है, ओवरहेड्स। इसीलिए लिखा हुआ था टर्म ओवरहेड्स इंक्लूड्स इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है। उसके बाद यहां आ जाओ, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट का क्लासिफिकेशन देख रहे थे, पहला किसके बेसिस में, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर कॉस्ट को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, दो पार्ट्स में, एक है डायरेक्ट कॉस्ट और एक है इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो अब यहां से थोड़ा सा लर्न करने का कोशिश करो। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर कॉस्ट्स आर डिवाइडेड या फिर क्लासिफाइड एज डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, डायरेक्ट कॉस्ट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो, डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर पहले तो तीन चीज आ रहे हैं। डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर कितना चीज आ रहा है, तीन चीज, एक है डायरेक्ट मटेरियल, एक है डायरेक्ट लेबर और एक है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर तीन चीज क्या आ रहा है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बोलो तो, ये नैतिक बिना देखे, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, किसके अंदर आ रहा है ये सब चीज, कौन सा कॉस्ट। बोले ना नैतिक, तुम जो है ना, हम जितना ही मतलब कर ले, सच में नैतिक, तुम सही में जिस कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है ना, मतलब अलग लेवल का है एकदम। जिस आदमी को नहीं पता रहेगा ना, तो बात में आ जाएगा इसके। डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर बाबा, डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर तीन चीज आता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, डायरेक्ट कॉस्ट का पढ़ रहे हैं अपने, मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस। मतलब यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ, बट डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर तीन चीज आ रहे हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस का ही बात हो रहा है। तो मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस which are directly or easily traceable to a product are known as direct cost। तो डायरेक्ट कॉस्ट मतलब क्या हो गया यहाँ पे, जो कि मेरा डायरेक्टली गुड से रिलेट कर रहा है। समझ में आया। इन द प्रोडक्शन ऑफ एन आर्टिकल, जब हम लोग आर्टिकल बना रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, मटेरियल्स आर परचेज्ड,
रॉ मटेरियल अपने खरीद रहे हैं, वेजेस आर पेड टू वर्कर्स, जो उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहा है उसको हम लोग वेजेस भी तो देंगे, एंड सर्टेन अदर एक्सपेंसेस आर इनकर्ड डायरेक्टली, और भी कुछ अपना डायरेक्टली जो गुड्स से रिलेट कर रहा है वो सब खर्चा थोड़ा बहुत लगता है, प्रोडक्शन से रिलेटेड अपना कुछ गुड्स को बनाने का कुछ अपना खर्चा लग रहा है ना। तो ये सब क्या है, ये तीनों चीजें क्या है, मेरा गुड्स से डायरेक्टली रिलेट कर रहा है, वही चीज वो अपना फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, all these take an active and direct part in the manufacture of goods. So ये सब क्या कर रहा है, एक्टिव रोल प्ले कर रहा है, डायरेक्टली इन द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स से रिलेटेड है, इसलिए ये सब को क्या बोलते हैं अपने डायरेक्ट कॉस्ट्स बोलते हैं। समझ आया? तो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, क्या बोल रहे हैं प्रणव? जैसे डायरेक्ट एक्सपेंस होता है वैसे डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो तुम्हारा डायरेक्ट कॉस्ट का ही पार्ट है। डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर ही तीन चीज आ रहा है, एक हो गया डायरेक्ट मटेरियल, एक हो गया डायरेक्ट लेबर, एक हो गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड। चलो बोलो मेरे साथ। तो सबसे पहला तीन चीज क्या आ रहा है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अच्छा, विच आर डायरेक्टली और इजीली ट्रेसेबल टू अ प्रोडक्ट आर नोन एज डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, फिर बोलो, इन द प्रोडक्शन ऑफ एन आर्टिकल तीन चीज कर रहे हैं, मटीरियल्स आर परचेज्ड, वेजेस आर पेड टू वर्कर एंड सर्टेन अदर एक्सपेंसेस आर इनकर्ड डायरेक्टली। These take an active and direct part in the manufacture of a product and are called direct costs. ठीक है, अब इधर डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर जो तीन चीज आ रहा है, पहला वाला चीज पढ़ रहे हैं डायरेक्ट मटेरियल। ये क्या कर रहे हैं तुम? All material which becomes an integral part of the finished product. इंटीग्रल मतलब क्या बोले थे, इंपॉर्टेंट, नेसेसरी। हाँ, तो ऑल मटेरियल्स विच बिकम्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट एंड विच कैन बी कन्वीनियंटली असाइंड टू स्पेसिफिक फिजिकल यूनिट्स ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट इज नोन एज डायरेक्ट मटेरियल और प्रोसेस मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल का दूसरा नाम क्या है, प्रोसेस मटेरियल। तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे थे, वही पहले एग्जांपल देख लेते, फिर डेफिनेशन अपने को लर्न हो जाएगा। जैसे वुड यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर, अपने फर्नीचर कोई भी बनाएंगे तो अपना डायरेक्ट चीज क्या हो गया, डायरेक्टली क्या रिलेट कर रहा है, वुड। वुड मेरा डायरेक्ट चीज है जिसको अपने पहचान सकते हैं, जिसको अपने समझ सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। वुड के बगैर क्या मेरा कोई भी फर्नीचर बन पाएगा? तो वो इंटीग्रल पार्ट है, वो मैंने हम लोग का क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके बगैर हम लोग का फर्नीचर रेडी नहीं हो सकता। और हम लोग एक फर्नीचर में आराम से पहचान पाएंगे कि कहाँ पे वो गुड, कहाँ पे वो वुड लगा हुआ है, किस पार्ट में वुड है, किस पार्ट में वुड नहीं है। हम लोग आराम से समझ जाएंगे कि हाँ, ये जो मेरा फर्नीचर है ये वुड से बना हुआ है। तो वुड यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर, शुगर केन इन अ शुगर मिल। तो शुगर केन यूज होता है शुगर मिल में, ये चीज अपने को बहुत अच्छे से पता है। रॉ कॉटन इन अ टेक्सटाइल, जब मैं कोई भी कॉटन का शर्ट वगैरह बना रहे तो मेरा डायरेक्टली क्या रिलेट कर रहा है, इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, कॉटन। कॉटन के बगैर कॉटन शर्ट नहीं बनेगा। तो ये सब मेरा क्या हो गया, एग्जाम्पल्स हो गया डायरेक्ट मटेरियल का, है ना। तो ये सब इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और इसको हम लोग कन्वीनियंटली असाइन कर सकते हैं। कन्वीनियंटली असाइन मतलब इसको हम लोग पहचान सकते हैं कि भाई मेरा इस फर्नीचर में वुड तो है ही है। समझ आया? देखो क्या लिखा हुआ है, ऑल मटीरियल्स। तो देखो मटीरियल क्या हो गया यहाँ पे, ये जो वुड है, ये जो शुगर केन है, ये जो रॉ कॉटन है, ये सब क्या हो गया मेरा, मटीरियल्स हो गया, राइट। तो ऑल मटीरियल्स विच बिकम्स an integral part of the finished product। बोलो अभी डेफिनेशन लर्न करो साथ में। all materials which becomes an integral part of the finished product and which can be conveniently assigned। conveniently assigned मतलब जिसको हम लोग पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि हाँ ये इस प्रोडक्ट में है। तो and which can be conveniently assigned टू स्पेसिफिक फिजिकल यूनिट्स ऑफ द फिनिश। हर एक प्रोडक्ट में हम लोग क्या है, उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ भाई ये वाला मटेरियल तो इसमें है ही। तो वो मेरा कौन सा चीज हो गया, वो मेरा डायरेक्ट मटेरियल हो गया, बिकॉज वो डायरेक्टली क्या करे, मेरे फिनिश प्रोडक्ट से रिलेटेड है, उसके बगैर मेरा फिनिश प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता। चलो वापस से बोलो। अच्छा नैतिक, डायरेक्ट मटेरियल का दूसरा नाम देखना नहीं, गुड। चलो बोलो, तोड़ तोड़ के बोलो, पहला वाला लाइन, उसके बाद जहां से हम दूसरा ये मार्क किए ब्रैकेट वो बोलना। all materials which becomes an integral part of the finished product and which can be conveniently assigned to specific physical units of the finished product is known as direct material or process material।
ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो गया, वुड वाला, शुगर केन और रॉ कॉटन, जो कि अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, टेक्सटाइल मिल में यूज करते हैं। क्लियर हुआ? चलो डायरेक्ट लेबर में आ जाओ। अच्छा, पर्सोनल मतलब क्या होता है? पर्सोनल हो गया, ले पर्सोनल का स्पेलिंग हम लिख देते हैं यहाँ पे, डबल एस नहीं डबल ए पर्सोनल बोलो, लेबर बोलो, वर्कर बोलो, स्टाफ बोलो, ये सब सब क्या होता है? सेम होता है, बस ये सबका अलग अलग नाम है, ठीक है ना? जैसे जब तुम लोग 12th में जाएगा ना, तो वहां पे ज्यादातर पर्सोनल पर्सोनल बोल के आता है। तो पर्सोनल मतलब पर्सन नहीं, मतलब बस वही लेबर वर्कर स्टाफ का ही बात होता है, जो लोग अपने लिए, जो अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। चलो आ जाओ डायरेक्ट लेबर में, देखो क्या लिखा हुआ है, लेबर which takes an active and direct part in the production of a particular commodity is known as direct labor। तो मेरा कोई फिनिश प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, तो जो बंदा उसको बना रहा है वही कौन हो गया? मेरा डायरेक्ट लेबर, बिकॉज वही मेरा प्रोडक्ट को बना रहा है, कमोडिटी को बना रहा है, तो वो मेरा डायरेक्ट लेबर हो गया, वो एक्टिव रोल प्ले कर रहा है, इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है। बोलो, labor which takes an active and direct part in the production of a particular commodity is known as direct labor। एक बार वापस से बोलो बिना देखे, labor which takes an active and direct part in the production of a particular commodity is known as direct labor। ठीक है, यहाँ आ जाओ फिर, direct labor is also known as productive और operating labor। तो देखो सबका दूसरा दूसरा नाम तुम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है। अब चैप्टर इसी से कंफ्यूजिंग बनता है, बिकॉज तुम लोग को स्कूल में डायरेक्ट नहीं देगा डायरेक्ट लेबर, तुम लोग को स्कूल में दे देगा कि भाई प्रोडक्टिव लेबर क्या होता है, ऑपरेटिंग लेबर क्या होता है, तो वहां पे पेपर तुम लोग का डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज ये सब नाम अपने को याद नहीं रहता है, तो ये सब याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? टीचर लोग पेपर इसी तरीके से घुमाता है और कोई रीजन ही नहीं है घुमाने का। तो डायरेक्ट लेबर का दो और नाम क्या है? प्रोडक्टिव लेबर या फिर ऑपरेटिंग लेबर। याद रखो, प्रोडक्टिवली इन लोग क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। आज अपने काम करें तो अपने क्या बोलेंगे कि हाँ भाई हम प्रोडक्टिव काम करें, और ऑपरेटिंग पे क्या हो गया? इन लोग ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब अपना काम कर रहे हैं, अपना गुड्स बना रहे हैं, तो उसी को तो ऑपरेटिंग बोल दिए ना। ऑपरेशनल वर्क किसको बोलते हैं? जो मेरा डे टू डे काम हो रहा है, जो मेरा फंक्शन हो रहा है डे टू डे ऑर्गेनाइजेशन में। तो बस इस हिसाब से याद करना है। तो डायरेक्ट लेबर का दो और नाम क्या हो गया? प्रोडक्टिव लेबर या फिर ऑपरेटिंग लेबर। wages paid to carpenters in a furniture workshop are direct labors। तो हम लोग कारपेंटर क्या करते हैं? फर्नीचर वगैरह बनाता है ना, तो हम लोग जो भी उसको वेजेस दे रहे हैं क्योंकि वो फर्नीचर बना रहे हैं, तो वो क्या हो गया? डायरेक्ट लेबर हो गया, राइट? एक बार तीनों डेफिनेशन रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसमें बढ़ेंगे। डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर तीन चीज क्या आ रहा था? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट कॉस्ट का डेफिनेशन क्या था? मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस विच आर डायरेक्टली और इजीली ट्रेसेबल टू अ प्रोडक्ट आर नोन एज डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल का डेफिनेशन क्या था? ऑल मटेरियल्स which becomes an integral part of the finished product and which can be conveniently assigned to specific physical units of the finished product is known as direct material or process material। डायरेक्ट लेबर का डेफिनेशन क्या है? लेबर which takes an active and direct part in the production of a particular commodity is known as direct labor। यदि याद हुआ? तुम बोल ही नहीं रहा था बीच में, कहाँ है ध्यान? हाँ बोलो, किसके बारे में सोच रहे थे? मेरा वेट कर रहा था। ये वेट कर रहा था क्या? ऐसे बेसब्री से नहीं, नहीं पढ़ा नहीं। अरे मैं मेरा वेट किया आज क्या है? तो अपने को लगा किसी और को एडीएक्स में जाके पढ़ा कभी पढ़ा था कि नहीं नीचे? देख रहे हैं नैतिका नया चश्मा एकदम, नहीं रिप्लेस करके नहीं, तो पुराना था ना। वो तुम हम लोग को तो कुछ भी बोल देगा।
क्या पता है इसलिए गिफ्ट मिला हो। तुमको बड़ा पता है प्रणव गिफ्ट मिलता है कि क्या मिलता है। चलो आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाओ। चलो आओ देखो, ध्यान दो। देखो जो अपने क्या बोलते हैं फाइनल अकाउंट्स में, अब जो जो अपने ट्रेडिंग अकाउंट में पड़े हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसका मतलब क्या था कि भाई मान लो आज हम लोग कोई भी रॉ मटेरियल ला रहे हैं, क्योंकि हम लोग को क्या करना है, फिनिश प्रोडक्ट्स में उसको कन्वर्ट करना है, तो हम लोग को रॉ मटेरियल चाहिए होगा। तो रॉ मटेरियल हम लोग बल्क में अगर परचेज करें तो हम लोग को ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा वर्चा भी तो देना पड़ता है, जैसे कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड जो अपने किए थे, राइट। तो वो सबको अपने क्या मानते थे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मानते थे। क्यों, डायरेक्टली क्या कर रहा है, मेरा गुड से रिलेट कर रहा है ना, क्योंकि अगर रॉ मटेरियल नहीं खरीदेंगे तो हम लोग फिर उसको फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो वो एक डायरेक्ट एक्सपेंस, वो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं देखो एक बार, हम जो मतलब डायरेक्ट से रिलेटेड है वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है। डायरेक्ट प्रोडक्शन और जो भी मेरा डायरेक्ट से रिलेटेड है वो मेरा प्रोडक्शन से रिलेटेड है। वाह, प्रोडक्शन से रिलेटेड, डायरेक्टली मेरा गुड से रिलेट कर रहा है जो कि हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। These are the expenses which can be directly, conveniently and wholly allocated to specific cost centers or cost units. इसका एग्जाम्पल कोई बता सकते हैं? बहुत इजी है, मतलब तुम लोग को ये लैंग्वेज थोड़ा घुमा फिरा के दिया, बट इसका एग्जाम्पल बहुत इजी है। लेज है ना, लेज, जैसे कि मान लो वॉच, जैसे मान लो कि वॉच चिप्स बना रहे हैं ना, तो वो अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बता पा रहे हैं कि भाई मेरा हर एक पैकेट को बनाने में कितना लग जा रहा है, 2 रुपया लग जा रहा है। तो वो क्या हो गया, उसका डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया, बिकॉज वो यहाँ पे बता पा रहे हैं ना कि उसका हर एक पैकेट का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना लग रहा है, 2 रुपया लग रहा है, तो उसका क्या हो गया, डायरेक्ट खर्चा हो गया। तो यहाँ पे वो स्पेसिफिकली बता पा रहा है कि हर एक पैकेट के ऊपर उसको कितना खर्चा लग रहा है, 2 रुपया लग रहा है, तो वो उसका डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। समझा प्रणव, क्या सोच रहे थे? These are the expenses which can be directly, conveniently and wholly allocated to specific cost centers or cost unit. हम लोग अगर पर्टिकुलर कोई चीज का कॉस्ट बता पा रहे हैं तो वो क्या हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया, कि इस चीज के ऊपर मेरा इतना खर्चा लग रहा है, जैसे लेस के ऊपर कितना लग रहा है, मेरा 2 रुपया खर्चा लग रहा है इस पैकेट के पीछे, तो वो मेरा क्या हो गया, डायरेक्ट खर्चा हो गया। लेकिन मान लो आज हम लोग रेंट देते, लेस वाला भी क्या कर रहा होगा, जिस एरिया में वो काम कर रहा है, मान लो वो रेंट दे रहा होगा, क्या वो बता पाएगा कि रेंट जो हम लोग दे रहे हैं वो एक पैकेट का कितना रेंट है, दूसरा पैकेट के ऊपर कितना रेंट लग रहा है, क्या वो बता पाएगा? तो वो कौन सा खर्चा हो गया, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। समझ आया तुम लोग को? क्योंकि वो हम लोग स्पेसिफिकली नहीं बता सकते, क्योंकि रेंट तो भाई हम लोग का बहुत बड़ा जगह है, किस एरिया का मेरा कितना रेंट लग रहा है हम लोग को क्या पता है ना। फैक्ट्री का रेंट है तो वो तो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो वो तो उसमें ऐड हो जाएगा। यहाँ पे फैक्ट्री का बात नहीं है, नॉर्मल रेंट का हम बात कर रहे हैं, कि जैसे कि अगर हम लेस की चिप्स का बात करें कि आज वो पूरा एरिया का अपना रेंट दे रहे हैं, लेकिन इस चिप्स के ऊपर, मान लो ये चिप्स का पैकेट, इसके ऊपर कितना रेंट लग रहा है तुमको क्या पता? तो हम लोग स्पेसिफिकली नहीं बता सकते ना कि इस बॉटल जो ये जो मेरा चिप्स का पैकेट है इसके ऊपर इसके लिए मेरे को कितना रेंट देना पड़ रहा है, तो वो मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा। रेंट क्या कर रहा है, तो पूरा अपना फैक्ट्री के लिए दे रहा है, पूरा होल चीज के लिए तुम दे रहे हैं, एक स्पेसिफिक यूनिट के लिए तुम नहीं बता सकते कि तुम्हारा इसका कितना रेंट लग रहा है, तो वो तुम्हारा इनडायरेक्ट चीज हो गया। Rent paid for hire of a special machine required for a particular contract. तो आज हम लोग का कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हुआ है, तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ रहा है ना, कोई स्पेशल मशीन चाहिए, तो आज हम जो मशीन खरीद रहे हैं मेरे को पता रहेगा कि उस मशीन के ऊपर कितना रेंट लग रहा है, तो डायरेक्टली उस मशीन से वो रिलेट कर रहा है, वो मेरा कौन सा खर्चा हो गया, तो मेरा डायरेक्ट खर्चा हो गया, है ना, क्योंकि वो हम स्पेसिफिकली बता पा रहे हैं कि इस चीज के ऊपर मेरा इतना रेंट लग रहा है, तो वो मेरा डायरेक्ट खर्चा हो गया है। फीस पेड टू द आर्किटेक्ट ऑफ अ बिल्डिंग, कोई एक बंदा है जो बिल्डिंग बना रहा है, उसको हम लोग फीस दे रहे हैं, तो इस बिल्डिंग को बनाने का मेरा उसके पीछे कितना खर्चा लग रहा है उस आर्किटेक्ट के पीछे, तो वो तो हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली हम लोग को पता चल पा रहा है ना, हम लोग उसको डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो वो मेरा कौन सा खर्चा हो गया, वो मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया, बिकॉज वहां पे हम लोग एक स्पेसिफिक पर्सन का बात कर रहे हैं। So these are examples of direct expenses and these are also known as chargeable expenses. तो इसका दूसरा नाम है डायरेक्ट एक्सपेंसेस का, इसका दूसरा नाम क्या है, चार्जेबल एक्सपेंसेस।
इसका डेफिनेशन तुम लोग को थोड़ा सा ट्रिकी मैनर में दिया है, बट एनीवेज लर्न करना पड़ेगा, तुम लोग के पास ऑप्शन नहीं है, बिकॉज तुम लोग दूसरा डेफिनेशन नहीं लिख सकते हैं, नहीं बोर्ड्स में नहीं लिख सकता, गलत कर देगा वो लोग। तो बोलो, अब देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो अपने ट्रेडिंग अकाउंट में पड़े वो भी तो तुम लोग लिख सकते हैं ना, बट बोर्ड्स का सवाल है, तुम लोग जो बुक में दिया है तुम लोग को वही लिखना पड़ेगा, लिखेगा तो लिखो बट कट जाएगा मार्क्स, तो वैसा काम क्यों करना है। These are the expenses which can be directly, conveniently, and wholly allocated to a specific cost centers or cost units. अगर तुम लोग को ये दोनों वर्ड नहीं लिखना है तो सिर्फ कॉस्ट यूनिट्स लिख दो, वो चलेगा, लेकिन तुम लोग को लिखना यही पड़ेगा, समझो। तो बोलो, these are the expenses which can be directly, conveniently, and wholly allocated to specific cost units or cost units. एग्जाम्पल क्या है कि हम लोग एक स्पेशल मशीन हायर करना चाहते हैं, तो उसके पीछे हम लोग का जो रेंट लग रहा है, तो वो क्या हो गया मेरा, क्योंकि वो स्पेसिफिक मशीन का बात कर रहा है, उसके पीछे जो खर्चा लग रहा है वो मेरा क्या हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। हम लोग आर्किटेक्ट को क्या कर रहे हैं, फीस पे कर रहे हैं, है ना, तो वो कौन सा खर्चा हो गया मेरा, डायरेक्ट खर्चा हो गया। राजवीर बिना देखे बोलो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का डेफिनेशन बिना देखे। ठीक है, इधर आओ अब इनडायरेक्ट कॉस्ट में, देखो क्या लिखा हुआ है, इनडायरेक्ट कॉस्ट refers to the expenses incurred on those items which are not directly chargeable to production. इनडायरेक्ट खर्चा मतलब ऐसा खर्चा जो कि डायरेक्टली मेरा प्रोडक्शन से रिलेट नहीं कर रहा है ना, तो वो क्या हो गया मेरा इनडायरेक्ट खर्चा, इनडायरेक्ट कॉस्ट। हाँ देखो ध्यान दो, एग्जांपल भी आएगा इधर और समझ में आएगा। डेफिनेशन बोलो पहले मेरे साथ, इनडायरेक्ट कॉस्ट रेफर्स टू द एक्सपेंसेस, खर्चा किसके ऊपर लग रहा है, इनकर्ड ऑन दोज आइटम्स व्हिच आर, रुको, व्हिच आर डायरेक्टली रिलेटेड कि नॉट डायरेक्टली रिलेटेड, व्हिच आर नॉट डायरेक्टली चार्जेबल या रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ठीक है ना, चार्जेबल बोलो रिलेटेड बोलो, बात एक ही है। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट रेफर्स टू द एक्सपेंसेस incurred on those items which are not directly chargeable to production, ऐसा खर्चा जो कि मेरा डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेट नहीं कर रहा है, यहाँ पे प्रोडक्शन का कोई बात नहीं हो रहा है। जैसे कि देखो सैलरीज ऑफ टाइम कीपर, ऐसा कोई एक बंदा है जो कि क्या है पूरा टाइम वाइम का हिसाब रख रहा है कि कितना देर में काम हो रहा है, कोई वर्कर्स लोग टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा है, ये सब वगैरह, तो उसको हम लोग सैलरीज दे रहे हैं, क्या वो बंदा मेरा प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है क्या, तो ये प्रोडक्शन से तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, तो ये मेरा डायरेक्ट खर्चा नहीं हुआ, ये मेरा इनडायरेक्ट खर्चा हुआ, बिकॉज यहाँ पे प्रोडक्शन से कोई बात, प्रोडक्शन से कोई मेरा बात रिलेशन ही नहीं है। स्टोर कीपर, स्टोर कीपर मतलब वेयर हाउस, मेरा गोडाउन में सामान पड़ा रहता है ना, तो गोडाउन को ऐसे ही तो ना छोड़ देंगे, कोई आदमी को बैठा के रखेंगे वहां पे जो कि उस वेयर हाउस को क्या करता है, मैनेज करता है पूरा, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, तो क्या मेरा प्रोडक्शन से मतलब है वहां पे, तो ये मेरा खर्चा तो है क्योंकि मेरा पैसा जा रहा है, इसको सैलरी दे रहे हो, मेरा खर्चा है, लेकिन डायरेक्ट खर्चा नहीं है, वो मेरा इनडायरेक्ट खर्चा है। फोरमैन, फोरमैन मतलब वही बंदा जो सुपरवाइज करता है, होता है ना, वर्कर्स को भी सुपरवाइज करने के लिए एक आदमी चाहिए, अलग अलग तरीके का अपने मैनेजर्स को हायर करते हैं, रखते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये सब लोगों को जो अपने सैलरीज दे रहे हैं, इन लोग क्या कर रहे हैं, इन लोग प्रोडक्शन से रिलेटेड काम नहीं कर रहे हैं, मेरा ऑर्गेनाइजेशन मेरा फैक्ट्री को मैनेज कर रहे हैं, ये सब मेरा डायरेक्ट खर्चा नहीं है, ये सब मेरा इनडायरेक्ट कॉस्ट है। These are examples of indirect costs. समझ आया, चलो बोलो मेरे साथ वापस से, indirect cost refers to the expenses incurred on those items which are not directly chargeable to production. वापस से बोलो, it refers to the expenses incurred on those items which are not directly chargeable to production. एग्जाम्पल क्या हो गया, सैलरीज ऑफ टाइम कीपर, स्टोर कीपर, फोरमैन एक्सेट्रा, ठीक है। अब डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर तीन चीज क्या आ रहा था, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वैसे ही इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर भी तीन चीज आ रहा है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। जैसे कि कोई कंपनी सर्विस बेस्ड है,
उसका तो मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में होगा ही नहीं कोई तुम बोल सकते हैं क्योंकि वो लोग मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं ना, उन लोग अकाउंटिंग थोड़ा अलग हिसाब से होती पीएल अकाउंट भी होगा है, बोल सकते हैं। चलो करें। इनडायरेक्ट कॉस्ट्स इंक्लूड 3 चीज अपने देख चुके, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इसका क्या डेफिनेशन है, चलो एक बार देख लेते हैं। ऑल मटेरियल्स, मटेरियल्स मतलब रॉ मटेरियल का बात कर रहे हैं यहाँ पे। ऑल मटेरियल विच इज यूज्ड फॉर एंसिलरी पर्पसेस। एंसिलरी मतलब क्या होता है, बोल सकते हैं प्रोवाइडिंग नेसेसरी सपोर्ट टू द मेन वर्क। जैसे देखो एक हम लोग फर्नीचर बना रहे हैं, तो फर्नीचर के लिए मेरा मेन चीज क्या हो गया, वुड, जो कि मेरा कौन सा मटेरियल है, डायरेक्ट मटेरियल। लेकिन वुड के साथ साथ अपने को और भी चीज बहुत चाहिए होता है, देखो जैसे कि ऑयल वगैरह चाहिए होता है, नेल्स हो गया, ग्लू हो गया, पॉलिश हो गया। हाँ, तो अपने को ये सब चीज चाहिए होता है। अब देखो कहाँ कहाँ नेल्स लगा हुआ है, हंस क्यों रहा है तुम? और क्या देगा अरे फर्नीचर को थोड़ा तोड़ने के लिए और वो सब ठीक करने के लिए वो सब भी इक्विपमेंट्स चाहिए होता है ना। ये जो नैतिक, इसको उल्टा पुल्टा चीज में ठीक हंसी आ जाएगा, और जहाँ पूछेंगे वहां मैम नहीं आता। देखो मेरा बात सुनो, तो वुड जो है वो मेरा डायरेक्ट मटेरियल हो गया, और भी चीज चाहिए होता है, खाली वुड ही नहीं लगता है। जैसे सनमाइका जो होता है ना, वो सब भी अपने को चाहिए, ऑयल वगैरह भी लगता है, नेल्स, ग्लू, पॉलिश। तो आज कहाँ कहाँ वुड में ग्लू लगा, जैसे ये फर्नीचर है, आज कहाँ कहाँ ग्लू लगा हुआ है अपने को पता है क्या, वो सब। हाँ, कहाँ लगा है दिखाना। और भी कहीं कहीं अंदर अंदर पार्ट्स में लगता है, जो कि हमने डायरेक्टली पहचान नहीं सकते, समझ रहे हैं? तो ये सब चीज क्या हो गया, जिसको अपने पहचान नहीं कर सकते, जिसको अपने आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, जो कि मेन चीज नहीं है, वो कौन सा मटेरियल हो गया, वो इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया। समझ में आया? एकदम इसका उल्टा है, बस कुछ नहीं है। ऑल मटेरियल्स विच इज यूज फॉर एंसिलरी पर्पज। एंसिलरी समझ गया तुम लोग, सेकेंडरी पर्पज, जो कि मेन वर्क को क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जो कि हेल्प प्रोवाइड करता है, एंड विच कैन नॉट बी कन्वीनियंटली असाइंड, और जिसको हम लोग स्पेसिफिकली पहचान नहीं सकते कि कहाँ कहाँ नेल्स लगा हुआ है, कहाँ ग्लू लगा हुआ है, कहाँ क्या लगा हुआ है। तो दिस इज नोन एज इनडायरेक्ट मटेरियल। प्रणव समझो? पूछना है कुछ, मन में बात है तुम्हारे? क्या बात है बोलो, हम लोग सबको मिल के तुम्हारा मन का बात क्लियर करें। प्रोडक्ट को जिसमें इनडायरेक्ट मटेरियल कोई ना, ऐसा कोई प्रोडक्ट इनडायरेक्ट मटेरियल ना हो, बोल सकते हो तुम, जैसे बॉटल, बॉटल में क्या है, जैसे प्लास्टिक ही, इसमें थोड़ी ना और कुछ है। उसी कलर का तो तुम्हारा रॉ मटेरियल रहेगा ना। तो क्या लगेगा इसको छोड़ने वोड़ने के लिए, लेकिन ग्लू ग्लू लगेगा ही, देखो तो ऐसा कुछ नहीं है, सब में कुछ ना कुछ चाहिए ही होगा। कॉटन जो हमको ऐसे मिलता है, तो ऐसे ही मिलता है मतलब, वो तो रॉ कॉटन है, उसमें इनडायरेक्ट चीज, वो तो डायरेक्ट चीज हो गया ना। हाँ वही डायरेक्ट मटेरियल। क्या चीज में, तुम क्या चीज बना रहे, पहले वो तो बताएगा ना। ऐसे हम कैसे तुमको बता, ऐसे अगर तुम मान लो मेरे को तुम नेल्स पूछा, तो हम ऐसे कैसे बताएंगे वो इनडायरेक्ट है कि डायरेक्ट है। दीवार बनाया, हाँ ठीक है, ये थ्रू तुम जो उसको चिपका रहे हैं वो बोल रहे हैं ना, वो उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, तो उस हिसाब से तुम बोल सकता है कि वो तुम्हारा इनडायरेक्ट है। चलो हो गया तुम लोग का हंसी खेल, अब आ जाते इधर थोड़ा, बोलो मेरे साथ। all materials which is used for ancillary purposes and which cannot be conveniently assigned to specific physical units is known as indirect material. जयेश का कॉल क्यों हो गया? एग्जाम्पल क्या हो गया, ऑयल, लुब्रिकेंट्स, नेल्स, ग्लू, पॉलिश used in making furniture are few examples of इनडायरेक्ट मटेरियल। समझ आया?
इनडायरेक्ट लेबर में आओ। अच्छा देखो, हम इनडायरेक्ट लेबर समझाने से पहले तुम लोग को बताते, आज जो मेरा रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहा है, जो आदमी मेरा प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, वो मेरा क्या हो गया, डायरेक्ट लेबर। और ऐसे लोग जैसे कि फोरमैन अभी देखे, वेयर हाउस कीपर देखे, टाइम कीपर देखे, इन लोग तो प्रोडक्शन में हेल्प नहीं कर रहे मेरे को, लेकिन इन लोग मैंने स्टाफ तो है, इन लोग मेरे ऑर्गेनाइजेशन में काम तो कर रहे हैं, तो इन लोग कौन से लेबर हो गए, इनडायरेक्ट लेबर हो गए, बिकॉज उन लोग मेरा प्रोडक्शन में हेल्प नहीं कर रहे हैं, उन लोग कुछ दूसरा काम कर रहे हैं, तो उन लोग लेबर है लेकिन इनडायरेक्ट लेबर। समझा? देखो, लेबर लेबर एम्प्लॉयड फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग आउट टास्क। हम लोग लेबर्स को एम्प्लॉय तो किए हैं कुछ काम करने के लिए, लेकिन इंसिडेंटल टू गुड्स प्रोड्यूस्ड इज इनडायरेक्ट लेबर। लेकिन हम लोग गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए नहीं लिए, उसके कुछ अलग काम के लिए, कुछ अलग चीजों के लिए उसको हायर किया ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो बंदा कौन हो गया मेरा, मेरे लिए वो इनडायरेक्ट लेबर हो गया, बिकॉज मेरे को प्रोडक्शन में हेल्प नहीं कर रहा। अभी तो बोले ये तो रहा, जैसे कि जो स्टोर कीपर है, वेयर हाउस कीपर, समझा? यहां तक मार्क करो। उसके बाद देखो, वेजेस ऑफ स्टोर कीपर्स, टाइम कीपर्स, वॉचमैन जो है मेरा मेरा जो सिक्योरिटी गार्ड है, वो क्या कर रहा है, प्रोडक्शन तो नहीं कर रहा है, रखवाली कर रहा है मेरे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर खड़ा होके, तो वो कौन, हाँ बोल सकते हैं, तो वो कौन हो गया मेरा, इनडायरेक्ट लेबर हो गया। सेल्समैन सैलरी, डायरेक्टर्स फीस आर एग्जाम, इतना तुम लोग को लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टर फीस और सेल्समैन सैलरी सब बस 2-3 तो लिख देना। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो बोलो मेरे साथ वापस से, लेबर्स employed for the purpose of carrying out tasks incidental to goods produced is known as indirect labor। बोलो, सब सो गए क्या तुम लोग? Laborers employed for the purpose of carrying out tasks incidental to goods produced is known as indirect labor। incidental to goods produced, राजवीर क्या बोले हम? मतलब तुम राजवीर है? और ठीक है अगर हम ठीक है, मैं मतलब जो गुड्स बना रहे हो उन लोग के ऊपर ध्यान रखने के लिए। यहाँ पे मतलब वही तुम ठीक बोला वैसे, यहाँ पे हम लोग उस आदमी लोग को रख रहे हैं जो कि काम कर रहे हैं, लेकिन गुड्स बनाने का काम नहीं कर रहे हैं, कुछ और काम कर रहे हैं, दूसरा काम कर रहे हैं हम लोग, लेकिन मेरे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज हैं, हम लोग भी लेबर्स हैं। तो वैसे लेबर को अपने डायरेक्ट लेबर नहीं बोलते, बिकॉज उन लोग प्रोडक्शन में हेल्प नहीं कर रहे हैं, उन लोग इनडायरेक्ट लेबर हो गए। उन लोग क्या कर रहे हैं, लोग प्रोडक्शन के अलावा कुछ काम कर रहे हैं। ठीक है, अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाओ। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस देखो क्या बोल रहे हैं, तुम लोग को हम ऑलरेडी बता चुके हैं, है ना? जैसे कि हम लोग रेंट दे रहे हैं, लेकिन रेंट हम लोग का चिप्स को बनाने में कितना रेंट लग रहा है वो तो हम लोग को पता नहीं ना, एक एक पैकेट को बनाने में हम लोग का कितना रेंट लग रहा है वो तो हम लोग को पता नहीं, हम लोग उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं कि एक एक पैकेट के पीछे कितना रेंट लग रहा है, तो वो मेरा क्या हो गया, इनडायरेक्ट खर्चा हो गया। So these are the expenses which cannot be directly, conveniently and wholly traced to a particular product। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में डायरेक्टली मेरा कितना खर्चा लग रहा है रेंट का, वो तो हम लोग नहीं ट्रेस कर पाते ना, वो हम लोग डायरेक्टली रिलेट नहीं कर सकते, इसीलिए वो क्या हो गया, मेरा खर्चा तो है लेकिन वो इनडायरेक्ट खर्चा हो गया। ये देखो पूरा उल्टा ही है, तुम लोग अगर डायरेक्ट वाला चीज याद कर लेगा तो तुम लोग को इनडायरेक्ट एक बार रीड करना रहेगा बस, ठीक है? उसका उल्टा ही है ये सब, तो ये बहुत ईजी है ये। तो बोलो मेरे साथ, these are the expenses which cannot be directly, conveniently and wholly traced to a particular product, this is known as indirect expenses। ठीक है? रेंट, लाइटिंग, these are examples of indirect expenses। ठीक है, तो अपना क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर भी हो गया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर कॉस्ट आर क्लासिफाइड एज डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर 3 चीज क्या आ रहा है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। वैसे ही अपना इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर भी 3 चीज आ रहा है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक बार फटाफट ये वाला भी अपने रिवाइज कर लेते हैं, फिर अपना ये चैप्टर पूरा फुल फ्लेजेड खत्म। हाँ हो गया था, एक बार फटाफट डेफिनेशन रिवाइज कर लेते हैं। नहीं नहीं आ रहा है वो सब, हम जितना पढ़ा रहे बस उतना ही पढ़ना है तुम लोग को, एक्स्ट्रा क्यों करना है?
आ ही नहीं रहे ना। से कर सकते हैं। ये डिस्टिंक्शन नहीं अरे खुद से कर सकते हैं बट अब तुम लोगों को जरूरत ही नहीं है ना, जब आ ही नहीं रहा तो तुम लोग खुद से नहीं करेंगे। हाँ डिफरेंस नहीं आ रहा है। ये सब डिफरेंस डिफरेंस बुक्स में कुछ लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ मीनिंग और एग्जांपल्स आ रहे हैं, मतलब जो जितना आपने पढ़े है ना बस उतना ही करना है। नहीं आएगा बोर्ड्स में, नहीं आएगा, एक बार तुम देख लेना बाद में, ठीक है? नहीं देगा आज तुम करवाई भी, तुम स्कूल एग्जाम में भी देखा तो तुम अंदर से रीड कर लो खुद से, बस सिंपल सा बात है। चलो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर कर लिए, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर अपने देख रहे हैं कॉस्ट कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड है। पैसे देखा जाए तो दो, फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होता, कांस्टेंट रहता है भाई, रिवाइज कर रहे हैं 2 मिनट। फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, जो सेमी वेरिएबल है वो तो वेरिएबल के अंदर ही आता है, वैसे हम तुम लोग को 3 बोले हैं बट वैसे अगर देखा जाए तो 2 ही कॉस्ट होता है, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। ये जो सेमी वेरिएबल है ना, इसका देखो एक अलग से नाम नहीं दिया, ये वेरिएबल कॉस्ट के अंदर ही आ जाता है क्योंकि ये दोनों का पार्ट्स होता है। एक बार फटाफट रिवाइज कर लो। फिक्स्ड कॉस्ट क्या था, जैसे कि अपने टी शर्ट्स का अपना ऑर्डर आ रहा था तो अपना रेंट तो अपने जो भी हायर कर रहे हैं जगह, मेरा रेंट तो ये नहीं है ना कि 5 टी शर्ट बनाएंगे तो ज्यादा रेंट लगेगा, 10 टी शर्ट बनाएंगे तो रेंट डबल हो जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। रेंट तो जितना था उतना ही लगेगा, चाहे 5 टी शर्ट बनाए चाहे बनाए नहीं, चाहे 1000 टी शर्ट बनाए, तो रेंट तो मेरा कांस्टेंट ही रहेगा। तो वो मेरा खर्चा है, लेकिन कौन सा खर्चा है? फिक्स्ड कॉस्ट है, वो कांस्टेंट रहेगा, इट विल नॉट वैरी, वो चेंज नहीं होगा रिगार्डलेस ऑफ आवर बिजनेस एक्टिविटी। मेरा बिजनेस एक्टिविटी हम जितना भी प्रोडक्शन करें वो अमाउंट फिक्स्ड रहेगा। तो वही लिखा हुआ है, फिक्स्ड कॉस्ट मींस द कॉस्ट which do not vary or which remains constant within a given period of time in spite of fluctuations in output। मेरा आउटपुट मतलब क्या हो गया? टी शर्ट हम जितना भी मेरा आउटपुट फ्लक्चुएट करे, चाहे हम ज्यादा बनाए चाहे हम कम बनाए, लेकिन रेंट तो मेरा उतना ही लगेगा जितना लगता है, इसीलिए उस खर्चा को अपने कौन सा खर्चा बोलते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं। तो डेफिनेशन फटाफट बताओ मेरे को। Fixed cost means the cost which do not vary or which remains constant within a given period of time in spite of fluctuations in output। ये सब important है, in spite of fluctuations in output, ठीक है? जैसे कि रेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री मैनेजर सैलरी, उसका जितना सैलरी हो तो हर महीना थोड़ी ना उसका सैलरी चेंज होता रहेगा, एक टाइम 2-4 साल के बाद चेंज होगा, वो चीज अलग है, लेकिन एक पर्टिकुलर रेंज, अगर हम लोग एक पर्टिकुलर रेंज देखें, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड देखें, उस समय तो फिक्स ही रहेगा ना। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट में आ जाओ। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या था, आपने क्या देखे थे कि मान लो पहला महीना अपना 5 टी शर्ट का ऑर्डर आ रहा है, दूसरा महीना 10 टी शर्ट का, तीसरा महीना 100 टी शर्ट का। तो अगर अपने 5 अपने सप्लायर को बोले कि भाई 5 मीटर कपड़ा मेरे को मंगा दो, तो पहला महीना मेरा 5 टी शर्ट का ऑर्डर आया तो उसके लिए तो मेरा 5 मीटर कपड़ा से मेरा 5 टी शर्ट बन जाएगा, लेकिन दूसरे महीने तो मेरा ज्यादा टी शर्ट का ऑर्डर आया ना, तो मेरे को ज्यादा रॉ मटेरियल चाहिए होगा कि वही रॉ मटेरियल में मेरा काम हो जाएगा, मेरे को तो ज्यादा रॉ मटेरियल चाहिए होगा। तो जितना मेरा, अगर मेरा प्रोडक्शन डबल हो रहा है तो रॉ मटेरियल भी क्या है यहाँ पे मेरा डबल चाहिए होगा, तो वही चीज है। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या है, मेरा वैरी करता है कि हम लोग कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके हिसाब से वो डिपेंड। फिक्स नहीं हो सकता, फिक्स का ही हो, नहीं वो तो क्या बोलते हैं, तेरे पर डिपेंड कर रहा है ना कि कितना यूज कर रहा है, उतना होगा ना। आज तुम जो मिनिमम नॉमिनल चार्ज आता है वो एक, तुम वो नॉर्मल जैसे नॉमिनल है, मान लो तुम पूरा चलाया ही नहीं लेकिन फिर भी तुम्हारा 100 रुपया 200 रुपया तुमको कुछ देना पड़ेगा, वो तुम्हारा फिक्स हो गया। लेकिन उसके बाद जो जितना तुम एसी यूज करेगा, जितना तुम लाइट फैन यूज करेगा, वो नहीं बोल रहे हैं। अरे इन दोनों को मिला के कंबाइन करके सेमी वेरिएबल बोलते हैं, लेकिन हम वो नहीं बोल रहे हैं। जैसे कि मान लो तुम लाइट यूज ही नहीं किया, ठीक है ना, लेकिन फिर भी क्या है, सीएससी वाला लोग से तुमको कोई एक नॉमिनल चार्ज तुमसे लेता है, वो हो गया तुम्हारा फिक्स्ड कॉस्ट, और बाकी तुम जितना अपना लाइट यूज करेगा उसके हिसाब से तुम्हारा बिल आता है, वो तुमको पैसा भरना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी कौन बोला फिक्स्ड कॉस्ट पे? वो तो जिस हिसाब से तुम अपना यूज कर रहे हो उसके ऊपर से, उसके ऊपर डिपेंड करता है ना कि कितना तुम्हारा बिल आएगा। तो वेरिएबल कॉस्ट आर द कॉस्ट which vary directly in proportion to the changes in the volume of output। तो अपने कितना आउटपुट बना रहे हैं, अपने डबल प्रोडक्शन करेंगे तो डबल मेरे को रॉ मटेरियल चाहिए होगा, तो वो वैरी करता है। तो बोलो मेरे साथ ये वाला लाइन, वेरिएबल कॉस्ट आर द कॉस्ट which vary directly in proportion to changes in the volume of output। ठीक है, जैसे कि 5 टी शर्ट बना रहे थे, मान लो 2 लेबर लग रहा था, 10 टी शर्ट बना रहे थे हो सकता है 4 लेबर चाहिए, तो
वैसा कुछ वही लिखा हुआ है, when the output is double variable cost will also be double। आउटपुट डबल है, अगर अपना डबल है प्रोडक्शन तो वेरिएबल कॉस्ट भी पूरा अपना डबल हो जाएगा। और सेमी वेरिएबल अपने पढ़ चुके हैं, सेमी वेरिएबल का दो और नाम क्या है, एक है मिक्स्ड कॉस्ट और एक है सेमी फिक्स्ड कॉस्ट। दो नाम बताओ सेमी वेरिएबल का, मिक्स्ड कॉस्ट और सेमी फिक्स्ड कॉस्ट। ये क्या है, इट इज एन एक्सपेंस that contains both fixed and variable components। तो इसके अंदर क्या एलिमेंट्स है, दो, मैंने इसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट का भी पार्ट है ये, हाँ, इसका कोई एक पार्ट फिक्स्ड रहता है, कोई एक पार्ट वैरी करता है, इसलिए इसके अंदर फिक्स्ड कंपोनेंट भी है, वेरिएबल कंपोनेंट भी, ये दोनों का मिक्सचर है। जैसे कि बोल सकता है तुम, जैसे कि हम बेस्ट एग्जांपल इसका होता है टेलीफोन वाला जो हम तुम लोग को दिए थे, टेलीफोन बनाए थे ना, याद नहीं है, तोड़ दो इसीलिए it refers to a cost that has elements that remain constant over a certain range of activity levels but also includes components that vary with the level of activity। चलो देखो, यही तो है मेरा टेलीफोन, दिख रहा है, हाँ। जैसे कि मान लो हम बता देते तुमको, एक बार हम लोग टेलीफोन खरीदे थे, तो मेरा जो नेटवर्क कंपनी है वो मेरे को बोला कि भाई तुमको हर महीना क्या करना पड़ेगा, 1000 रुपया तो देना ही पड़ेगा, और 1000 रुपया जो तुम लोग दे रहे हो उस पे 100 कॉल तुमको फ्री मिलेगा, ठीक है, 100 कॉल आराम से अपने कर सकते हैं। तो देखो हम 100 कॉल करें, चाहे 50 कॉल करें, चाहे 40 कॉल करें, चाहे 99 कॉल्स करें, 100 कॉल्स के अंदर तुम जितना भी करें, मेरे को 1000 रुपया तो देना ही पड़ेगा। तो ये 1000 रुपया मेरा क्या हो गया, फिक्स्ड कॉस्ट। उसके ऊपर मेरे को एक वो बोला है कि फिर इफ एक्सीडेड, अगर 100 कॉल से ज्यादा कॉल मेरा हो गया तो हर कॉल पे मेरा 10 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा। तो वो तो मेरे पर डिपेंड करेगा, हो सकता है कोई महीना में 110 कॉल कर लिए, कोई महीना में 150 कॉल कर लिए, तो 100 कॉल तक तो 1000 रुपए ही लगना है, लेकिन उसके बाद हम जितना कॉल एक्स्ट्रा करेंगे वो मेरा 10-10 रुपए एक्स्ट्रा लगता रहेगा। तो ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया वेरिएबल कॉस्ट। तो ये टोटल, इसको पूरा को मिला के क्या बोलते हैं, सेमी वेरिएबल। तो सेमी वेरिएबल में क्या रहता है, कोई एक पार्ट ऐसा रहता है जो फिक्स रहता है और कोई एक पार्ट क्या करता है, वैरी करता है। इसके अंदर दोनों का एलिमेंट्स है। ये मेरा कपड़ा है, बहुत खतरनाक कपड़ा है, ठीक है। तो इसीलिए लिखा है इसका कोई एक पार्ट कांस्टेंट रहता है और कोई एक पार्ट क्या करता है, वैरी करता है। वो तो 1000 रुपया डाल के, क्योंकि 10 रुपया ही है, मतलब तो वो 10 ही वैसा प्लान लिए है ना वो। अब तो देखो अलग अलग ऑफर्स आ गया, पहले ये सब चलता था। अगर वो 100 कॉल नहीं कर पाया तो उसका तो पैसा वेस्ट हो जाएगा, वरना वो हो सकता है, नॉर्मली वो 10-10 रुपया देते। हाँ वो एक अलग चीज है, तुम अपना ओपिनियन के हिसाब से बोले, लेकिन एक और ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास ऐसा प्लानिंग है और जिसका 100 कॉल एक्चुअल में होता हो, तो वो क्यों नहीं है वाला प्लान लेगा। अगर वो 15 रुपया वो एक्सटेंड करने वाला तो मैं सोच सकता हूं। हाँ चलो बस यही है ना, इतना ही तुम लोग का आ रहा है। ये वाला चैप्टर अपना खत्म हो चुका है, नेक्स्ट डे अपने नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। रिकॉर्डिंग एंड करते हैं।